Hello students, myself Kajal Shukla और वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर डाइव। और आज हम जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन आंसर्स। जो पोएम मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। ये आपके 12th के सिलेबस में भी मेंशन है और इसको मैंने काफ़ी डिटेल्ड में लिया है ताकि अगर कोई कॉलेज के सिलेबस में ये हो या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी ये पोएम है, तो मतलब सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने कोशिश की है कि मैं इसको क्लियर कर सकूं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। जितना डेटा मैं कलेक्ट कर सकती थी, जितना मेरी खुद की नॉलेज थी, उसके बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। कमला दास का जो बर्थ है वो 1934 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 2009 में। वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। She is one of the greatest feminist poet of India. She ये भारत की महानतम फेमिनिस्ट पोइट पोइट्स में से एक है। शी शेड ऑफ द एज ऑफ कस्टम्स एंड कन्वेंशंस ऑफ सोसाइटी थ्रू हर पोइट्री। अपनी पोइट्री के माध्यम से इन्होंने शेड ऑफ मतलब गिरा दिए हैं क्या, द एज ऑफ कस्टम्स, बहुत पुरातन समय से चलती आ रही परंपराएं, एंड कन्वेंशंस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बहुत ही सेंसिटिवली अपनी पोयम में लिखती हैं। मैन विमेन रिलेशनशिप को भी इन्होंने मेंशन किया है। इन्होंने यूनिक्स के बारे में लिखा है, उनके जो पेन है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो काफ़ी सारी कन्वेंशंस, कस्टम्स को शेड ऑफ किया है और काफ़ी नए तरीके के टॉपिक्स पे इन्होंने पोएट्री लिखी है। हर सिग्नेचर वर्क्स आर, इनके जो सिग्नेचर वर्क हैं यानी कि मुख्य वर्क जो हैं वो है माई स्टोरी और दूसरा है एन इंट्रोडक्शन। थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफिकल टोन आपको मिलेगी इन दोनों में, माई स्टोरी और एन इंट्रोडक्शन में। चलिए अभी जो मौजूदा पोएम हम पढ़ रहे हैं उसकी समरी देख लेते हैं एक बार। माई मदर एट 66 बिगिंस इन स्टोरी लाइक मैनर। ये एक स्टोरी लाइक मैनर से शुरू होती है। द पोइट यूजेस पोइटिक परसोना। पोइटिक परसोना का मतलब होता है जहाँ पर पोइट आई वर्ड का यूज कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है, तो वहां पर पोइटिक परसोना यूज होता है। ये लाइन आप ऐसे कैसे अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। वो जो एक्सप्लेनेशन के नीचे आपको क्रिटिकल कमेंट्स या क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन वाली जो 3-4 लाइनें लिखनी होती है ना, आप उसमें इसको यूज कर सकते हो। द पोइट यूजेस पोइटिक परसोना एंड हरसेल्फ हेडेड टुवर्ड्स कोचीन टू कैच द फ्लाइट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। और कहाँ जा रही है? कोचीन जा रही है फ्लाइट को पकड़ने के लिए अपने पेरेंटल हाउस से। While she was on the way, she suddenly looked at her mother's face. जब वो on the way है तो वो अचानक से अपनी माँ का चेहरा देखती हैं। The old lady was sleepy and dozing open mouthed. वो जो वृद्ध महिला है वो स्लीपी यानी कि बिल्कुल उन्निंदी सी हो रखी है, उनकी गर्दन लटक गई है और उनका मुंह खुला हुआ है। विच रिफ्लेक्टेड द साइन ऑफ इमिनेंट डेथ। और ऐसा लग रहा है उन्हें देख के जैसे तो कि वो लाइफलेस हो गई है, मतलब डेथ रिजेंबल हो रही है उनके उस पोस्चर में। एट नाउ शी कन्फेसेस हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर टू डेथ। और यहाँ पर हमारी जो पॉइंट है वो अपने फियर को कन्फेस कर रही हैं, अपने डर को हमें बता रही हैं। कौन सा डर? ऑफ लूजिंग हर मदर टू डेथ, कि अपनी माँ को वो खोना नहीं चाह रही हैं। द फियर ऑफ सेपरेशन है उन्हें, वो अलग नहीं होना चाहती, चाहे वो डेथ की वजह से ही क्यों ना हो। इवन एज अ यंग गर्ल, जब वो एक छोटी बच्ची थी, द पोइट हैड सिमिलर फियर, उस वक्त भी उन्हें ये सिमिलर फियर हुआ करता था। बट पुटिंग ऑफ द थॉट्स ऑफ सेपरेशन शी लुक्ड आउट द कार। पर वो सारे थॉट्स को, जो भी नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आ रही हैं, उसको एक तरफ करने के लिए वो क्या करती हैं? कार के बाहर देखती हैं। She looks at the passing green trees and young childrens coming out of their homes to play. और वो किसकी तरफ देख रही हैं? खिड़की के बाहर जो
ट्रीज़ पास कर रहे हैं, ग्रीन ट्रीज़, हरे-हरे पेड़ जो पास कर रहे हैं। यंग, उन्हें क्या बोला गया है? ट्रीज़ को यंग बोला गया है। ये मैं आपको आगे लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ाऊँगी, उसमें बताऊँगी कि ट्रीज़ का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। और चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले, और बच्चे खेल रहे हैं अपने घरों से बाहर निकल कर। यहाँ पर एक तरह का मेटाफर भी है, यंग ट्रीज और बच्चों का खेलना में, और माँ की जो स्थिति है बिल्कुल नियर टू डेथ वाली, उसमें तुलना की गई है कि दोनों में कितना एक विरोधाभास अलंकार है, कितना कॉन्ट्रास्ट है, और रूपक माना गया है उसको अप्रोचिंग डेथ का। In the final part of the poem, in the final part of the poem, again poet haunts by the fear of losing her mother. फाइनल पार्ट जब आप पोएम का पढ़ेंगे तो दोबारा हॉन्ट्स मतलब डर जाती है, किससे डर जाती है? बाय द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने से डर जाती है। बट शी ओवरकम हर फियर, वो अपने फियर को ओवरकम करती है। शी ट्राइज टू एक्सप्रेस हर लव, अपने लव को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है। एंड अफेक्शन टू हर एजिंग मदर, अपना प्यार दिखाती है उनको। सी यू सून अम्मा, जब वो कहती है ना कि सी यू सून अम्मा, तो वो अपना अफेक्शन दिखाती हैं, अपना प्यार दिखाती हैं अपनी एजिंग मदर को। एज द पोइट बिड्स गुड बाय, और फिर उन्हें गुड बाय कह देती हैं। तो ये थी इसकी समरी। अब एक बार इसके थीम डिस्कस कर लेते हैं हम। थीम पूरी पोएम का जेस्ट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है पर आपको उसकी थीम याद है, तो आप उस क्वेश्चन को इस तरह से असेंबल कीजिए थीम में कि वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, वहाँ आपके नंबर कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। एजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप इसको अपनी पोएम के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट जो हम संदर्भ लिखते हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज होता है जो एल्डर एज आती है वो। द पोइट डिस्क्राइब्स हर फीलिंग्स फॉर हर मदर वाइल ट्रेवलिंग इन अ कार टू हर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाते हुए वो कार में अपनी माँ के साथ बैठी हैं, और उन्हें इस स्थिति में देख के उनके मन में क्या आ रहा है इसका पूरा वर्णन इस पोएम में उन्होंने किया है। शी बिकम्स इमोशनल, वो इमोशनल हो जाती हैं जब वो अपनी माँ का वैन यानी कलरलेस पेल फेस देखती हैं। एंड एक्सप्रेसेस अ फियर ऑफ सेपरेशन, और अपना फियर ऑफ सेपरेशन यहाँ पर वो एक्सप्रेस करती है। हाउएवर शी कैन हाइड हर फियर्स, हालांकि वो अपने फियर्स को हाइड कर लेती हैं। शी स्माइल्स एंड ट्राइज टू एक्सप्रेस हर लव एंड अफेक्शन टू हर एजिंग मदर, और केवल मुस्कुरा कर, वो अपनी माँ को टेंशन में नहीं डालना चाहती, तो केवल मुस्कुरा कर वो विदा लेती हैं। चलिए, अब जो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, व्हाट व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। किस तरह का वो पेन यानी दर्द, और एक मीन्स भी वही दर्द होता है जो पोइट फील कर रही है। इन दिस पेंसिव पोएम, इस चिंतनशील पोयम में पोइट फील्स द फियर्स ऑफ सेपरेशन, वो फियर ऑफ सेपरेशन को फील कर रही हैं, एंड डेथ, और मृत्यु के सेपरेशन को फील कर रही हैं। When the poet sees the pale and corpse-like face of her mother, जब पोइट देखती है अपनी माँ का पीला पड़ा हुआ बिल्कुल शव के समान चेहरा, हर ओल्ड एंड फेमिलियर पेन और एक रिटर्न्स, तो उनका वो पुराना और चिर परिचित डर वापस लौट आता है। एंड पोइट गॉट इमोशनल, और पोइट इमोशनल हो जाती है ड्यू टू द मदर्स ओल्ड एज, माँ की ओल्ड एज को लेकर। एंड हर अप्रोचिंग डेथ, और उनकी आने वाली जो एंड है, वो सनातन सत्य है कि डेथ तो आनी है, एंड तो आना है। तो उनकी आने वाली अप्रोचिंग एंड को लेकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। दौड़ता हुआ क्यों माना गया है? स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट। ट्रीज, यंग ट्रीज को देखो, ट्रीज के आगे भी यंग लग रहा है, ये सब
जीवन की शुरुआत को बता रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन, यंग ट्रीज, और उधर माँ जीवन के अंत को बता रही है। तो एक तरह का कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर। When the poet looks outside, जब पोइट बाहर की तरफ देखती हैं, थ्रू द विंडो, विंडो में से, द यंग ट्रीज सीम टू बी वॉकिंग पास्ट देम, तो वो पेड़ जो हैं वो उन्हें दौड़ते हुए से नजर आते हैं। विद द स्पीड ऑफ द कार दे सीम टू बी रनिंग फास्ट और इन स्प्रिंटिंग, और क्योंकि कार चल रही है तो वो बिल्कुल रनिंग फास्ट नजर आ रहे हैं। बट हियर द पोइट रिकॉर्ड्स द कॉन्ट्रास्टिंग नेचर सीनरी, पर यहाँ पर पोइट रिकॉर्ड कर रही है बिल्कुल विरोधाभास जताने वाली नेचर की पिक्चर को। द ट्रीज आर यंग एंड रिप्रेजेंट फ्रेशनेस, ट्रीज क्या है, यंग हैं, अभी नए हैं, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रेशनेस को। वाइल हर मदर लुक्स ओल्ड एंड फ्रेल, जबकि उनकी जो माँ है वो बहुत बूढ़ी और कमजोर नजर आ रही है। ये सेम लाइन्स आप अपने एक्सप्लेनेशन में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस पोएम के क्वेश्चन आंसर ही करवाए हैं, थीम करवा दी है, समरी करवा दी है, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में दिक्कत ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन की इमेज को वो क्यों लेकर आई, स्पिल्ड आउट ऑफ देयर होम्स, कि वो उमड़ उमड़ के आ रहे हैं अपने घर से। मतलब बच्चे कैसे आते हैं ना, दौड़ते हुए, बिल्कुल कुछ भी उनके रास्ते में हो वो उमड़ के आ जाएंगे। तो स्पिल्ड आउट वर्ड यूज हुआ है। द पॉइंट हियर डेलिबरेटली जस्टापोजेस टू कॉन्ट्रास्ट इमेजेस, पॉइंट यहाँ पर जानबूझ के वर्णन कर रही है दो विपरीत इमेजेस का। किस लिए कर रही है? टू एनहांस द पेंसिव मूड, अपने चिंतनशील गंभीर मूड को और भी ज्यादा एनहेंस करके आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए वो कॉन्ट्रास्ट इमेजेस का यूज कर रही हैं। ऑन द वन हैंड शी फिल्स विद फियर ऑफ डेथ, एक तरफ तो वो मृत्यु के भय से ग्रसित हैं। व्हेन शी लुक्स एट हर पेल एंड कॉर्पल्स लाइक मदर, जब वो अपनी माँ को देखती हैं, जब वो अपनी माँ को बिल्कुल पीला पड़ा हुआ शव के समान देखती हैं, तो एक तरफ तो वो मृत्यु के डर से, भय से डरी हुई हैं, विच डिनोट द एंड ऑफ द लाइफ, और उनकी माँ की स्थिति एंड ऑफ द लाइफ को डिनोट कर रही है। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड शी पेंट्स द पिक्चर ऑफ मैरी चिल्ड्रन, दूसरी तरफ वो खुश बच्चों का पिक्चर पेंट कर रही हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, विच रिवील्स, जो ये दिखाता है द यंग एंड एनर्जेटिक साइड ऑफ द वर्ल्ड, जो यंग और एनर्जेटिक साइड दिखाता है इस वर्ल्ड का, और डिनोट बिगनिंग ऑफ द लाइफ, और लाइफ की बिगनिंग को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरी पूरी कोशिश रही है कि इसमें मैं आपको कुछ भी आपका डाउट शेष ना रह जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून, मदर को लेट विंटर मून से कंपेयर क्यों किया गया है? ये द पोइट्स मदर इज 66 ईयर ओल्ड, पोइट की जो मदर है वो 66 ईयर्स ओल्ड है। हर फेस इज श्रंकन एंड एशन, उनके फेस पर जो है वो झुर्रियां पड़ गई हैं, लटक गया है, और एशन पीला पड़ गया है। शी हैज लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, और जवानी में जो चमक रहती है, जो शक्ति दिखाई देती है आपके चेहरे पे, वो अब नहीं है। और सिमिलरली इसी तरीके से लेट विंटर्स मून जो होता है, जैसे कि आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिल्कुल धुंध छाई हुई है और चांद बिल्कुल धुंध के पीछे है, तो उसका जो शाइन है, जो स्ट्रेंथ है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। लुक्स हेजी एंड ऑब्सक्योर, वो बहुत हेज के पीछे छुप गया है, धुंध के पीछे छुप गया है, धुंधला हो गया है। लैक्स ऑफ शाइन, और उसके अंदर शाइन नहीं है। सो द सिमिली यूज्ड हियर इज क्वाइट नेचुरल, इसलिए यहाँ पर जो उपमा अलंकार यूज किया गया है वो नेचुरल है, अप्रोप्रिएट है, और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज किया गया है। अब ये सिमिली वर्ड मैंने यहाँ क्यों यूज़ किया, क्योंकि इस तरह के जो वर्ड आप यूज़ करते हैं तो एग्जामिनर पे एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जामिनर को लगता है यार इस बच्चे को तो सिमिली का मतलब भी आता है, तो वो आपके नंबर नहीं काट पाता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
What do the parting words of the poet and her smile signify? पोइट के जो पार्टिंग वर्ड्स थे, पार्टिंग का मतलब होता है अलग होते समय जो वर्ड्स बोल रही थी वो, और उनकी स्माइल जो थी, क्या वर्ड बोले थे? सी यू सून अम्मा। और वो जो स्माइल 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 कर रही थी, वो क्या सिग्निफाई करते हैं? वहां भी मैंने आपको स्माइल के वो मीनिंग्स बताए थे। और देखिए वो क्वेश्चन आ भी गया। चलिए हम इसको देख लेते हैं एक बार। द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स एंड हर स्माइल प्रोवाइड एन ऑप्टिमिस्टिक रिलीफ टू रीडर्स हार्ट। उनका ये जो स्माइल करना था और सी यू सून अम्मा जो कहना था, वो रीडर्स के हार्ट को एक ऑप्टिमिस्टिक, देखो यहाँ ऑप्टिमिस्टिक, टी में डैश लगाना रह गया, ऑप्टिमिस्टिक रिलीफ देता है रीडर के हार्ट को। हर वर्ड्स एंड स्माइल आर डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हाइड हर रियल फीलिंग। उनके जो शब्द थे और उनकी जो स्माइल थी, वो जानबूझकर यूज किया उन्होंने ताकि वो अपने रियल फीलिंग को छुपा सके। द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा गिवन अश्योरेंस नॉट ओनली टू द ओल्ड लेडी, न कि न सिर्फ उस बूढ़ी महिला को, बूढ़ी माँ को एश्योरेंस दे रहे हैं जिसका चेहरा एशन फेस हो चुका है, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका है, लुक्स लाइक कॉप्स, वो बिल्कुल शव की तरह नजर आ रही है, बट टू द रीडर्स माइंड ऑल्सो, और बल्कि जो पढ़ने वाले पाठक हैं, जो हम लोग हैं, उन्हें भी अश्योरेंस मिलता है, उन्हें भी ऑप्टिमिस्टिक टोन मिलती है, उन्हें भी लाइफ के प्रति आशावादिता मिलती है कि नहीं, सी यू सोनम माँ, हम दोबारा मिलेंगे। तो ये एक फीलिंग होती है जो हर बच्चे में होती है, जो आप में भी होगी, जो मुझ में भी है। कंक्लूजन हम इसका देख लेते हैं। इन नटशेल, अगर नटशेल में मैं इसको एक्सप्लेन करूं, वी कैन से दिस ब्यूटीफुल पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन द पोएट एंड हर मदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये खूबसूरत सी पोएम जो है रिवॉल्व्स अराउंड, घूमती रहती है एक इमोशनल रिलेशनशिप जो है माँ और उसके बेटी के बीच में, उसको ये दर्शाती हुई। ये लाइन आपके कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक बैठती है बच्चों, प्लीज़ आप इसे लिख के आना, और मैं अश्योरेंस देती हूँ आपको कि आपके नंबर कहीं कट नहीं होंगे। और अगर आपके ये कंपटीशन में है तो भी आपको इसकी थीम बहुत क्लियरली क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक बार इसके लिटरेरी डिवाइस। सबसे अच्छी बात जो इसकी है कि इट इज़ एन कन्फेशनल पोएम इन कंजर्वेशन कन्वर्सेशनल टोन। ये कन्फेशनल पोएम है और ये कन्वर्सेशनल टोन में लिखी गई है। मतलब कन्फेशनल का मतलब जिसमें आप अपनी आप बीती बताते हो, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हो, किसी दूसरे की नहीं। और कन्वर्सेशनल टोन में लिखी गई है, जैसे तो पोइट हमसे बातचीत कर रही हो, उस टोन में ये लिखी गई है। द पोइट डज नॉट यूज एनी राइम स्कीम। इस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है। तो ये ब्लैंक वर्स है, जिन पोएम्स की कोई राइम स्कीम नहीं होती उन्हें हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस है इसमें सिमली। सिमली उपमा अलंकार। इट इज यूज्ड व्हेन एन overt comparison is made between two different things। दो अलग अलग चीजों में एक साफ और प्रत्यक्ष कंपैरिजन दिखाया जाता है, उसे सिमली कहते हैं। उपमा अलंकार जिसे हिंदी में कहा जाता है एशन लाइक। इसमें लाइक और एस जैसे वर्ड्स का यूज होता है। एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, शव के समान पीला पड़ा हुआ। पेल एज लेट विंटर मून, विंटर मून के जैसा धुंधला पीला पड़ा हुआ। तो एज और लाइक वर्ड का यूज हुआ है यहाँ पर दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करने में। तो यहाँ सिमली है। पर्सोनिफिकेशन, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू बेस्टो ह्यूमन क्वालिटीज ऑन समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। जो ह्यूमन नहीं है उसे ह्यूमन क्वालिटीज दे दे रहे हैं हम, वहां पर पर्सोनिफिकेशन है। जैसे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ नहीं दौड़ रहे हैं, पेड़ दौड़ नहीं सकते हैं, तो लेकिन ये एक ह्यूमन क्वालिटी है जो हमने इन ह्यूमन थिंग को दे दी है। एपोस्ट्रॉफी, एड्रेसिंग, अगर हम किसी को एड्रेस, ओ डियर, इस तरह के जो एड्रेस वाली चीजें आती हैं, जैसे यहाँ पर आया है सी यू सून अम्मा, वो एड्रेस कर रही है। दिस डिवाइस इज यूज्ड व्हेन पोइट एड्रेसेस हिज और हर पोएम टू एन एब्सेंट ऑडियंस। उसको एड्रेस कर रही हैं जो कि एब्सेंट है, जो हमें पूरी पोएम में अम्मा तो बोल ही नहीं रही है कुछ, एब्सेंट ऑडियंस है वो, तो उन्हें वो एड्रेस कर रही है, इसलिए यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी है।
मेटाफर, मेटाफर और एक मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर आप अपने दिमाग में रखिएगा कि कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ किया है उन्होंने। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास है। दिस डिवाइस इज़ यूज्ड व्हेन वर्ड और फ्रेज इज़ इम्प्लाइड एन ऑब्जेक्ट और एक्शन टू व्हिच इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल। ट्रीज़ दौड़ रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन बाहर आ रहे हैं। ये जो चीज़ है, इसके आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जीवन की शुरुआत आ रही है। रूपक अलंकार यही है। ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसी दूसरी चीज और एक्शन के लिए जो बिल्कुल भी एप्लीकेबल, लिटरली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ट्रीज का दौड़ना और मैरी चिल्ड्रन का बाहर आना जीवन की शुरुआत को बिल्कुल नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी पॉइंट ने उसे अप्लाई किया है, इसीलिए यहाँ पर मेटाफर है। और एक और चीज क्या है यहाँ पर? पर्सोनिफिकेशन, ट्रीज एंड स्प्रिंटिंग में, है ना? तो ये चीज आपने याद रखनी है। रिपीटिशन, ये फिर वही आ गया जो हमने उसमें पढ़ा था, टाइगर इन द जू में ब्रिलियंट ब्रिलियंट का रिपीटेशन हो रहा था। इट इज यूज्ड व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड टू एम्फासाइज द इमोशन। ये लाइन मैंने यहाँ नहीं लिखी, ये वहां है, आप जाके देखिएगा जरूर वो। ऑल आई डिड वॉज अ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो अपने इमोशंस को, टू हाइड द हर फियर, टू हाइड हर डिलेमा, she uses the repetition of the words smile and smile and smile. अब देखो मैंने नीचे इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा है। she had to subdue her feeling and tried not to show her emotion to her mother. उसको अपनी फीलिंग को सबड्यू करना था, दबाना था। एंड ट्राई नॉट टू शो, और वो ट्राई कर रही थी कि उसका इमोशन उसकी माँ को दिख ना जाए, इसलिए वहां पर उसने 3 बार स्माइल स्माइल, बस मैं तो स्माइल करती गई और निकल गई। एलिटरेशन, repetition of consonant sound at the start of two or more closely placed word, start में होता है ये। felt that old familiar ache, तो फ का repeated sound हो रहा है। but all I said was see you soon अम्मा। तो सैड, सी, सून में एलिटरेशन का यूज आपको देखने को मिलता है। यहाँ मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन खत्म होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये पोएम अगर कोई कॉलेज का बच्चा पढ़ रहा है तो उसके हिसाब से हो, कोई स्कूल का बच्चा है तो उसके हिसाब से हो, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके हिसाब से हो। और मुझे नहीं लगता कि मेरी पहले जो प्रीवियस लाइन बाय लाइन टेक्स्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसकी फर्स्ट वीडियो जो इस पोएम की थी वो, और ये वाली पोएम पढ़ने के बाद आपका कोई भी डाउट रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ। ये पोएम आपको कैसी लगी? मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा? मेरा दूसरा कंटेंट आपको कैसा लगा? प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट तो ज़रूर करें। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू सो मच।